नमस्कार साथियों, आज हम एक जियोपॉलिटिकल मुद्दे पर बात करने वाले हैं। वो मुद्दा है बलूचिस्तान का। जैसा कि आपने अखबारों में खबरों में सुना होगा कि बलूचिस्तान अपना 11 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने वाला है। 11 अगस्त को खुद को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने वाला है, यानी कि 11 अगस्त से हो जाएंगे पाकिस्तान के दो टुकड़े, एक पाकिस्तान एक बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान का इतिहास क्या रहा है, कहाँ से इसने संघर्ष करना प्रारंभ किया था और कैसे इसकी संघर्ष की कहानी आगे बढ़ती गई, उस पूरे मुद्दे पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं बलूचिस्तान 11 अगस्त 1947 स्वतंत्रता संघर्ष और अस्तित्व की कहानी। अपने अस्तित्व को पाने के लिए बलूचिस्तान 1947 से अब तक संघर्ष करता आया है, अब जाकर उसको सफलता मिलती दिख रही है। तो देखते हैं 11 अगस्त की घटना क्या थी। तो 11 अगस्त असली आज़ादी का दिन। 11 अगस्त असली आज़ादी का दिन। बलोच राष्ट्रवादी 11 अगस्त को अपना आधिकारिक स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ये पाकिस्तान यानी कि 14 अगस्त और भारत का 15 अगस्त से पहले की संप्रभुता का प्रतीक है। 1947 में इसी दिन कलात रियासत ने खुद को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया था। 1947 में कलात रियासत ने 11 अगस्त को खुद को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया था। उसके बाद प्राचीन बलोच साम्राज्य के बारे में देख लेते हैं। तो बलूचिस्तान का इतिहास हजारों साल पुराना है, जो मेहरगढ़ सभ्यता से जुड़ा है। मेहरगढ़ सभ्यता से जुड़ा है। बलोच जनजातियां हमेशा से अपनी स्वायत्तता और गौरव के लिए जानी जाती रही हैं। ये क्षेत्र मध्य एशिया, ईरान और दक्षिण का महत्वपूर्ण चौराहा रहा है। कलात का खान, कलात के खान के बारे में देखते हैं। कलात का खानत नहीं, खान। 1666 की घटना देखते हैं। तो 1666 में मीर अहमद खान ने प्रथम ने कलात रियासत की स्थापना की थी। कलात रियासत की स्थापना किसने की थी? तो मीर अहमद खान प्रथम ने। ये बलोच कबीलों का एक शक्तिशाली संघ था जिसने मुगल और अफगान प्रभावों को चुनौती दी थी। नसीर खान महान के काल में बलूचिस्तान अपनी सीमाओं के शिखर पर था। अब देखते हैं ब्रिटिश काल और 1876 की संधि, इसमें क्या होता है। तो 1876 की संधि में समान संप्रभुता इसको मिली थी। 1876 की संधि ने कलात को एक स्वतंत्र मित्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी। स्वतंत्र मित्र राष्ट्र इसको मान लिया गया था। सुरक्षा का वादा, ब्रिटेन ने कलात की सीमाओं की सुरक्षा का वचन दिया था। आंतरिक आज़ादी, बलोच कबीलों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का समझौता हुआ था 1876 की संधि में। उसके बाद श्रेणी बी का दर्जा इसको मिलता है, स्वतंत्र। ब्रिटिश भारत के अन्य राज्यों के विपरीत कलात को नेपाल और भूटान जैसी श्रेणी में रखा गया था। कलात को नेपाल और भूटान जैसी श्रेणी में रखा गया था, अर्थात इसका अर्थ यह था कि सीधे ब्रिटिश शासन का हिस्सा नहीं है ये, बल्कि संधि आधारित मित्र राष्ट्र थे। यही कानूनी आधार बलोच स्वतंत्रता के दावों को मजबूती देता है। अब हम देखते हैं मीर अहमद यार खान, इससे क्या जुड़ी हुई कहानी है इसकी बलूचिस्तान की। तो कलात के अंतिम स्वतंत्र शासक जिन्होंने बलोच हितों के लिए संघर्ष किया। मीर अहमद यार खान कलात के अंतिम स्वतंत्र शासक थे जिन्होंने बलोच हितों के लिए संघर्ष किया। 1946 में उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को अपना कानूनी सलाहकार नियुक्त किया था। वे चाहते थे कि कलात एक पूर्ण संप्रभु राष्ट्र के रूप में उभरे। जो मीर अहमद यार थे वो चाहते थे कि कलात एक पूर्ण संप्रभु राष्ट्र के रूप में उभरे। उसके बाद दिल्ली विज्ञप्ति 4 अगस्त 1947, लॉर्ड माउंटबेटन, जिन्ना और खान ऑफ कलात के बीच दिल्ली में ऐतिहासिक बैठक हुई। जिन्ना ने शुरू में कलात की स्वतंत्र स्थिति को स्वीकार करने पर सहमति जताई। जिन्ना ने पहले क्या किया कि इसकी स्वतंत्र स्थिति को स्वीकार करने पर सहमति जताई। इसी बैठक ने 11 अगस्त की घोषणा का मार्ग प्रशस्त किया। इसी बैठक में 11 अगस्त को जो स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त हुआ। उसके बाद देखते हैं 11 अगस्त स्वतंत्रता की घोषणा, इससे संबंधित चीज़ें। कलात राज्य ब्रिटिश ताज की अधीनता से मुक्त होकर एक पूर्ण संप्रभु देश के रूप में अपनी आज़ादी का ऐलान करता है 11 अगस्त 1947 को। इस खबर को न्यूयॉर्क टाइम्स और ऑल इंडिया रेडियो ने पूरी दुनिया में प्रसारित किया था, इसकी आज़ादी की खबर को। फिर देखते हैं स्वतंत्र बलूचिस्तान की संसद। इसमें संसद की स्थापना भी हो गई थी। दार उल उमरा, संसद का क्या नाम था? दार उल उमरा, दार उल आवाम, और अपना झंडा भी इसका था। राजवंश के प्रमुखों और कबीलाई सरदारों का सदन था दार उल उमरा। और दार उल आवाज क्या था? आवाम क्या था? तो जनता के प्रतिनिधियों का निर्वाचित सदन था। यानी कि जो दार उल उमरा भारत में जो राज्यसभा है उसकी तरह था, और दार उल आवाम जो भारत में लोकसभा है उसकी तरह था। जनता के प्रतिनिधियों का निर्वाचित सदन था दार उल आवाम। अपना झंडा, स्वतंत्र राष्ट्र का अपना आधिकारिक ध्वज और राष्ट्रगान अपनाया गया था। उसके बाद विलय के बारे में देखते हैं। पूर्ण विरोध, विलय का पूर्ण विरोध किया गया। बलोच संसद के दोनों सदनों ने पाकिस्तान में विलय के प्रस्ताव को एक मत से ठुकरा दिया था। उन्होंने तर्क दिया कि बलोच पंजाबी संस्कृतियां और इतिहास पूरी तरह अलग है। ये आज़ादी 227 दिनों तक कायम रही। इनकी जो आज़ादी थी 227 दिन तक केवल कायम रह पाई। उसके बाद जिन्ना का बदलता हुआ रुख।
आज़ादी के कुछ ही समय बाद पाकिस्तान ने कलात पर विलय के लिए भारी दबाव डालना शुरू कर दिया। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने पूर्व मुवक्किल खान को सेना की धमकी दी। बलोच तटों की नाकेबंदी कर दी गई ताकि रसद आपूर्ति रुक जाए, जो राशन पहुंचना रुक जाए। उसके बाद 27 मार्च 1948 का दिन आता है जब जबरन बलूचिस्तान पर कब्जा हो जाता है। पाकिस्तानी सेना कलात में दाखिल हुई और खान को बंदूक की नोक पर विलय के लिए मजबूर किया। जो वहाँ का खान था उसको बंदूक की नोक पर डराकर विलय करने के लिए मजबूर किया। बलोच इसे विलय नहीं बल्कि अवैध कब्जा मानते हैं। जो बलोचिस्तान के लोग हैं उसको अवैध कब्जा मानते हैं, विलय नहीं मानते हैं। इसी दिन से बलोच प्रतिशोध के पहले अध्याय की शुरुआत हुई। यहीं से बलूचिस्तान के लोग प्रतिशोध करने लगे, संघर्ष करने लगे फिर से आज़ादी के लिए। उसके बाद शहजादा अब्दुल करीम का विद्रोह देखते हैं। खान के भाई शहजादे अब्दुल करीम ने कब्जे को स्वीकार नहीं किया और अफगानिस्तान से विद्रोह शुरू कर दिया। ये बलोच स्वतंत्रता के लिए पहला सशस्त्र संघर्ष था। भले ही इसे दबा दिया गया, लेकिन इसने आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। शहजादा करीम का विद्रोह होते हैं। फिर देखते हैं प्रतिरोध के 5 काल। पहला 1948 शहजादा अब्दुल करीम का संघर्ष होता है। फिर 1958 से 1969 नवरोज खान और गुरिल्ला युद्ध होता है। और उसके बाद 2004 से आज तक जो चल रहा है सबसे लंबा और आधुनिक संघर्ष बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए। अब देखते हैं नवरोज खान और कुरान पर विश्वासघात, ये क्या था। तो 1958 में बुजुर्ग नेता नवरोज खान ने पहाड़ों से संघर्ष किया। पाकिस्तानी सेना ने कुरान की कसम खाकर उन्हें शांति के लिए बुलाया। पाकिस्तानी सेना ने कुरान की कसम खाई, उन्हें शांति के लिए बुलाया कि संघर्ष समाप्त करो, संधि कर लेते हैं। लेकिन विश्वासघात करते हुए उनके बेटों को फांसी दे दी गई। तो नवरोज खान के बेटों को फांसी दे दी गई और उन्हें जेल में डाल दिया गया। मतलब इतना बड़ा विश्वासघात किया, संधि के लिए बुलाया, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया, उनके बेटों को फांसी दे दी। संसाधनों की लूट और सुई गैस से संबंधित मामला क्या है। तो 1952 में सुई में गैस मिली। सुई एक क्षेत्र है, वहाँ पे गैस मिली जिसने पूरे पाकिस्तान के उद्योगों को रोशन किया। पाकिस्तान के उद्योगों को जिसने रोशन किया, बढ़ावा मिला। लेकिन बलोच घरों को गैस मिलने में दशकों लग गए। बलोच घरों को गैस की प्राप्ति कराने में इनको 10 साल लग गए। ये आर्थिक उपनिवेशवाद का सबसे बड़ा उदाहरण बना। सबसे बड़ा। उसके बाद देखते हैं रेकोडिक सोने की जो खदानें थी उनसे संबंधित क्या मामला था। तो बलूचिस्तान दुनिया के सबसे बड़े सोने और तांबे के भंडारों में से एक है। इन खदानों में होने वाली अरबों डॉलर की आय पाकिस्तान के केंद्र को जाती है। जो खदानों से आय होती है वो अरबों डॉलर की पाकिस्तान को जाती है। बलोच जनता आज भी सबसे गरीब और पिछड़ी हुई है। पाकिस्तान अपने अंडर में इसको लेकर भी यहाँ पे कोई भी विकास कार्य नहीं कर रहा है। फिर नवाब अकबर बुगती का उदय। फिर नवाब अकबर बुगती आते हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने बलोच हक के लिए पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाए थे। वे बलोच संसाधनों पर स्थानीय नियंत्रण की मांग कर रहे थे। बलोच संसाधन जो थे उन पर स्थानीय नियंत्रण की मांग कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जहाँ बलोच जो संसाधन है उन पर बलोचिस्तान के लोगों का ही अधिकार होना चाहिए। मुशर्रफ शासन के दौरान वे संघर्ष के प्रतीक बन गए। मुशर्रफ का जो शासन था उस टाइम पे वे संघर्ष के प्रतीक बने, नवाब अकबर बुगती। उसके बाद 26 अगस्त 2004 का दिन आता है जिसको काली तारीख के नाम से जाना जाता है। जनरल मुशर्रफ के आदेश पर नवाब अकबर बुगती एक गुफा में हत्या कर दी गई। जनरल मुशर्रफ के आदेश पर नवाब अकबर बुगती की एक गुफा में हत्या कर दी गई। इस घटना ने बलोच आंदोलन में आग लगा दी जो आज तक नहीं बुझी है। बुगती की शहादत ने शिक्षित युवाओं को भी हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया। पूरा जनाक्रोश भड़क गया बुगती की हत्या पर। ग्वादर और सीपीईसी का मुद्दा क्या है। तो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सीपीईसी का केंद्र ग्वादर बलूचिस्तान में है। ग्वादर बंदरगाह इसका मुख्य बंदरगाह है। स्थानीय लोगों को डर है कि बाहरी लोग आकर उन्हें अल्पसंख्यक बना देंगे। स्थानीय लोगों का डर है कि सीपीईसी से जो बाहरी लोग आएंगे उनको अल्पसंख्यक बना देंगे। मछुआरों की आजीविका और ज़मीनें खतरे में हैं। उसके बाद देखते हैं लापता लोगों का संकट। यहाँ पे काफ़ी लोग लापता हो गए, पाकिस्तान द्वारा उनको उठवा लिया गया। हजारों बलोच छात्रों और कार्यकर्ताओं को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा उठा लिया गया। इसे किल एंड डंप पॉलिसी कहा जाता है, जहाँ लापता लोगों के सब बाद में मिलते हैं। वहाँ पे छात्रों को उठा लिया जाता है, बाद में उनके मृत शरीर मिलते हैं। संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों ने इस पर गहरी चिंता जताई है। डॉक्टर महारंग बलोच का नेतृत्व। अब उसके बाद एक होते हैं डॉक्टर महारंग जो बलोचिस्तान के जो लोगों का संघर्ष कर रहे हैं उन लोगों का नेतृत्व करते हैं। आधुनिक बलोच आंदोलन का चेहरा हैं जो अहिंसक तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं।
उनके नेतृत्व में बलोच महिलाओं ने इस्लामाबाद तक लंबी पदयात्रा की है, डॉक्टर महारंग बलोच के नेतृत्व में। उनका संघर्ष पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बना है, उनका संघर्ष पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बना है। बलोच नारी शक्ति। आज बलोच आंदोलन की बागडोर काफ़ी हद तक महिलाओं के हाथ में है। वे अपने भाइयों और पिताओं के अपहरण के खिलाफ सड़कों पर हैं। जो अपहरण कर लिए गए थे उनके भाइयों और पिताओं के, उसके खिलाफ विरोध कर रही हैं और वो सड़कों पर हैं। ये बदलाव इस संघर्ष की ओर अधिक प्रभावशाली और वैश्विक बना रहा है। ये बदलाव इस संघर्ष को अधिक प्रभावशाली और वैश्विक बना रहा है। फिर देखते हैं सशस्त्र प्रतिरोध संगठन। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA जैसे समूह सीधे पाकिस्तान की सेना को चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम पहले इन्होंने पाकिस्तान की ट्रेन को हाईजैक कर लिया था। वे चीनी परियोजनाओं और सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाते हैं। उनका लक्ष्य पूर्ण स्वतंत्रता और संसाधनों पर अधिकार पाना है। BLA का जो उद्देश्य है कि पूर्ण संसाधनों पर उनका अस्तित्व होना चाहिए, उनका अधिकार होना चाहिए। मानवाधिकार उल्लंघन। यातना शिविर से संबंधित क्या चीज़ें हैं? तो पकड़े गए कार्यकर्ताओं को गुप्त ठिकानों पर अमानवीय यातना दी जाती है। जो वहाँ के लोग पकड़े जाते हैं उनको पाकिस्तान गुप्त ठिकानों पर रखकर बहुत सारी यातनाएं देता है, अमानवीय। सामूहिक कब्रें। बलूचिस्तान में कई अज्ञात सामूहिक कब्रें मिली हैं। मीडिया सेंसरशिप। पाकिस्तानी मीडिया में बलोच मुद्दों को पूरी तरह दबाया जाता है। पाकिस्तानी मीडिया में बलोचियों के जो मुद्दे हैं उनको कभी नहीं उठाया जाता, जिससे उनमें आक्रोश है। भारत और बलूचिस्तान संबंधों को देख लेते हैं। 2016 में PM मोदी ने लाल किले से बलूचिस्तान का जिक्र कर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। बलूचिस्तान के लोगों ने मेरा आभार जताया है, ये मेरे देश का सम्मान है। मोदी ने कहा था बलूचिस्तान के लोगों ने मेरा आभार जताया, ये मेरे देश का सम्मान है। मोदी ने कहा था 16 अगस्त 2016 में लाल किले पर। इसके बाद बलोच आंदोलन को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान मिलती है मोदी के भाषण के बाद। भू राजनीतिक महत्व देख लेते हैं। बलूचिस्तान की 750 किलोमीटर लंबी तट रेखा अरब सागर के रणनीतिक मुहाने पर है। ये ईरान, मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के बीच एक सेतु का निर्माण करता है। यही कारण है कि पाकिस्तान और चीन इसे छोड़ने को तैयार नहीं है। एक लंबी तट रेखा है उसके पास, इसीलिए पाकिस्तान और चीन इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं। शैक्षणिक भेदभाव। बलूचिस्तान में साक्षरता दर पाकिस्तान में सबसे कम है। तो बलूचिस्तान में साक्षरता दर सबसे कम है क्योंकि पाकिस्तान उस पर ध्यान नहीं देता है। विश्वविद्यालयों को छावनियों में बदल दिया गया है ताकि छात्रों को डराया जा सके। जो विश्वविद्यालय हैं वहाँ पे पाकिस्तानी सेना वास करती है, जिससे छात्रों को डराया जा सके। छावनियाँ बना दी गई हैं। बुद्धिजीवियों को निशाना बनाना राज्य की मुख्य नीति बन गई है। बुद्धिजीवियों को निशाना बनाता है। स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है बलूचिस्तान में। इतनी संपत्ति होने के बावजूद बुनियादी अस्पताल, दवाइयाँ तक उपलब्ध नहीं है बलूचिस्तान में। कुपोषण और बीमारियों से मरने वाले बच्चों की दर यहाँ सबसे अधिक है। राज्य का ध्यान केवल संसाधनों के निष्कर्षण पर है, जनता पर नहीं। राज्य का जो पाकिस्तान का ध्यान केवल संसाधनों का दोहन करने पर है, वहाँ की जनता के लिए सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। वैश्विक मंच पर बलोच आवाज़। बलोच डायस्पोरा अब जेनेवा, लंदन और न्यूयॉर्क में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। दुनिया अब इस अनदेखे युद्ध को पहचानने लगी। जो युद्ध हो रहा था, अनदेखा था, धीरे धीरे दुनिया की नज़रों में आने लगा है। डूरंड रेखा और बलोच विभाजन। ब्रिटिश काल में खींची गई डूरंड रेखा ने बलोच परिवारों को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बांट दिया। बलोच परिवार कुछ पाकिस्तान में हो गए, कुछ अफगानिस्तान में हो गए, डूरंड रेखा के द्वारा बट गए। ईरान में भी सिस्तान बलूचिस्तान क्षेत्र में बलोच लोग दमन का शिकार है। ईरान में भी जो सिस्तान बलूचिस्तान क्षेत्र है वहाँ पर लोग दमन का शिकार है, वहाँ पर उनका दमन हो रहा है। ग्रेट बलूचिस्तान का सपना बलोच राष्ट्रवाद की धुरी है। बलोच लोगों का सपना है कि हम ग्रेट बलूचिस्तान बनाएंगे। सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण। बलोची भाषा और संस्कृत को दबाने के प्रयास के बावजूद यह फल फूल रही है। बलोची भाषा और संस्कृत है, इस पर दबाव इतना पड़ा है, फिर भी ये फल फूल रही है, मिटी नहीं है अभी तक। संगीत और कविता बलोच प्रतिरोध का एक शक्तिशाली हथियार बन गया है। संगीत और कविताएं बलोचों के जो प्रतिरोध का एक शक्तिशाली हथियार बन गया है। अपनी जड़ों के जुड़ाव से ही इस आंदोलन का असली ताकत है। ये आंदोलन अपनी जड़ों से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको ताकत मिलती है। नई पीढ़ी का जज्बा। आज का बलोच युवा शिक्षित है, उसे अपने अधिकारों की पूरी जानकारी है। वे अब पुराने कबीलाई सरदारों के बजाय वैचारिक रूप से संघर्ष का नेतृत्व कर रहे हैं। पहले पुराने जो कबीलाई सरदार नेतृत्व करते थे उनसे अलग आज वो वैचारिक नेतृत्व कर रहे हैं। सोशल मीडिया ने उनकी आवाज़ को सीमाओं तक पहुंचाया है। आज सोशल मीडिया का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी आवाज़ को सीमाओं तक पहुंचाया गया है। रेको डिक्का कानूनी विवाद। ये क्या है? तो विदेशी कंपनियों के साथ हुए गुप्त समझौतों का बलोच राष्ट्रवादी विरोध कर रहे हैं। इसे बलोच संपदा की चोरी का करार दिया जाता है। ये विवाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तक पहुंच चुका है।
रेकोडिक का कानूनी विवाद। फिर देखते हैं छावनी में बदला बलूचिस्तान। हर कुछ किलोमीटर पर चेक पोस्ट है जहां आम नागरिकों को अपमानित किया जाता है। पाकिस्तान की जगह जगह पर चेक पोस्टें बना रखी हैं जहां पे आम नागरिकों को अपमानित किया जाता है। एक घेराबंदी जनता में गुस्से और नफरत को बढ़ावा दे रही है। सामान्य जनजीवन पूरी तरह से बाधित है बलूचिस्तान में। जनसांख्यिकी खतरा, ये क्या है? तो पाकिस्तान, पंजाब और चीन से लोगों को यहाँ बसाने की कोशिश जारी है। पाकिस्तान के पंजाब से और चीन से लोगों को यहाँ पे बसाया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा। बलोच लोगों को डर है कि वे अपनी ही धरती पर रेड इंडियंस की तरह हाशिए पर धकेल दिए जाएंगे। जैसे रेड इंडियंस को वहाँ से अपनी धरती से ही निकाल दिया गया, वैसे उनको भी खतरा है कि बाहर के लोगों को बसा के हमको यहाँ से बेघर बेदखल कर देंगे। ये उनकी अस्तित्व की लड़ाई की सबसे गंभीर पहलू है। उनके अस्तित्व की लड़ाई का सबसे बड़ा यही पहलू है। अब देखते हैं विश्व बलोच संगठन। दुनिया भर में फैले बलोच संगठन अब एक मंच पर आ रहे हैं। बलोच संगठन पूरी दुनिया में फैले हैं, अब वो एक ही मंच पर आ रहे हैं। वे अपने संघर्ष को उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के रूप में पेश कर रहे हैं। 11 अगस्त अब उनके वैश्विक एकता का दिन बन गया है। आज़ादी का भविष्य। बलोच राष्ट्रवादी अब किसी स्वायत्तता के वादे पर भरोसा नहीं करते। उनका एकमात्र लक्ष्य पूर्ण संप्रभुता है जो उन्हें 11 अगस्त 1947 को मिली थी। संघर्ष जितना लंबा होता जा रहा है, समझौता उतना ही असंभव होता जा रहा है। अब संघर्ष उनका लंबा होता जा रहा है। अब वो किसी भी कीमत पर पाकिस्तान के साथ समझौता करने को तैयार नहीं है। अब उन्हें स्वतंत्र राष्ट्र बलूचिस्तान चाहिए। 11 अगस्त की विरासत देख लेते हैं। ये केवल एक तारीख नहीं बल्कि बलोच राष्ट्र की आत्म पहचान का आधार है। जब तक तारीख याद रखी जाएगी तब तक आज़ादी की मिसाल जलती रहेगी। इतिहास गवाह है कि कब्जे लंबी अवधि तक नहीं टिकते हैं। जो भी कब्जा है वो लंबी अवधि तक नहीं टिकता, चाहे वो हमारे कश्मीर का हो कब्जा, कश्मीर स्वतंत्र हो गया, पीओके अभी रह गया, पीओके पे अवैध कब्जा है, ये भी लंबे समय तक नहीं टिकेगा। उसी प्रकार से बलूचिस्तान पर कब्जा हुआ था, वो भी लंबे समय तक नहीं टिका और 11 अगस्त को ये स्वतंत्र हो जाएगा बलूचिस्तान। तो दोस्तों, ये थी बलूचिस्तान के संघर्ष की कहानी। किस प्रकार से 11 अगस्त 1947 से लेकर 11 अगस्त 2026 तक की ये कहानी पूरी है। 2026 में 11 अगस्त को बलूचिस्तान खुद को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने वाला है। अब पाकिस्तान के हो जाएंगे 2 टुकड़े। कोटेशन एक देख लेते हैं कि जुल्म की राहें कितनी भी लंबी हों, आज़ादी का सूरज जरूर उगेगा। बलूच कौम के साहस को सलाम है कि उसने अपना संघर्ष जारी रखा और किस जो अवैध कब्जा था उसको उसने उखाड़ फेंका। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ।